इस फिल्म को देखने के बाद इंसान का मन अंदर तक हिल जाता है और आत्मा बेचैन हो जाती है। यूटा और उसका भाई शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर मशहूर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खिलाड़ी थे। दोनों को लोग उनके खतरनाक स्टंट के लिए जानते थे। इस बार दोनों ने एक दूसरे को बिना रास्तों वाले पहाड़ों और ऊंची पहाड़ियों को पार करने की चुनौती दी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन दोनों का जोश आसमान छू रहा था। रास्ते में यूटा के भाई का हौसला कमजोर पड़ने लगा। उसे लगा कि अब आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है, लेकिन यूटा हमेशा की तरह निडर था। उसने अपने भाई को समझाया और कहा कि बस एक बार कोशिश करो और मेरे साथ चलते रहो, सब ठीक होगा। दोनों भाइयों ने फिर एक पागलपन भरी क्रॉस कंट्री एडवेंचर शुरू की। यूटा की ड्राइविंग स्किल्स कमाल की थी। मुश्किल रास्तों पर भी वह बाइक को पूरी पकड़ में रखे हुए था। दोनों लहराते पहाड़ों और खड़ी ढलानों को पार करते हुए चले गए। जब वे एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचे तो सामने गहरी खाई दिखाई दे रही थी। यूटा ने बिना डरे आगे बढ़ते हुए चट्टान से छलांग लगाई और सामने खड़े एक ऊंचे पत्थर के ऊपर सुरक्षित उतर गया। लेकिन जैसे ही उसका भाई कूदने वाला था, उसका संतुलन बिगड़ गया। बाइक समय पर नहीं मुड़ सकी और अगले ही पल आदमी और बाइक दोनों सीधे गहरी खाई में गिर गए। यूटा बस खड़ा देखता रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका भाई अंधेरे में गायब हो गया। यूटा कुछ नहीं कर सका। उसकी आवाज गले में ही दब कर रह गई। वह पल उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। इस हादसे के 7 साल बाद यूटा अपराध बोध और पछतावे से टूट चुका था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह छोड़ दी और पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर ली। जो यूटा कभी आजाद घूमने वाला, नियमों से नफरत करने वाला इंसान था, वही अब डिसिप्लिन और नियमों को मानने वाला FBI एजेंट बन चुका था। उसका बॉस अक्सर उससे उसके पुराने पागलपन भरे जीवन के बारे में सवाल करता था। यूटा शांत होकर जवाब देता कि अब उसने वो सब छोड़ दिया और वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन बॉस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि यूटा अपने भाई की मौत की सच्चाई से भाग रहा है और खुद को एक फेडरल एजेंट साबित करना चाहता है। यूटा ने कई बार कहा कि ब्यूरो ने उसकी पूरी फाइल जांच ली है, लेकिन बॉस फिर भी सख्त था और चाहता था कि यूटा खुद को इस पोस्ट के काबिल साबित करे। इसी दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ अजीब और रहस्यमयी अपराध सामने आने लगे, जिनका कोई सीधा जवाब किसी के पास नहीं था। पहला मामला मुंबई में एक 100 मंजिल वाली ज्वेलरी कंपनी में हुआ, जहां 3 लुटेरे अचानक मोटरसाइकिल पर एलिवेटर से बाहर निकले। तीनों ने मास्क पहने हुए थे और उन्होंने 10 मिलियन कैरेट्स के डायमंड्स लूट लिए। सुरक्षा से बचने के लिए उन्होंने कांच की दीवार तोड़ी और 400 मीटर ऊंची इमारत से पैराशूट के सहारे नीचे कूद गए। बाद में उन्होंने सारे डायमंड्स गरीबों में बांट दिए। इस घटना के बाद से वे लोग गायब थे और किसी को पता नहीं था कि वे आखिर कौन थे। यूटा को इन घटनाओं का तरीका बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसे अंदर ही अंदर लगने लगा कि इन सब के पीछे कोई बड़ी सोच छिपी है। दूसरा मामला मेक्सिको के एक दूर दराज गरीब इलाके में सामने आया, जहां अचानक आसमान से पैसे बरसने लगे। मेहनत करने वाले गरीब लोग हैरान होकर बाहर दौड़ पड़े और गिरते हुए नोटों को पकड़ने लगे। असल में हवा में उड़ रहे एक मनी ट्रांसपोर्ट प्लेन के कार्गो हिस्से को काले कपड़े पहने 2 लोगों ने चुपचाप खोल दिया था। उन्होंने पैसों से भरे 2 बड़े क्रेट्स नीचे फेंक दिए। इसके बाद दोनों लोग 10,000 मीटर की ऊंचाई से प्लेन से कूद गए। उन्होंने पैसों को बांधने वाली रस्सियां काट दी, जिससे करोड़ों डॉलर हवा में फैल गए। दोनों लोग सीधे रेन फॉरेस्ट में मौजूद स्वालोज केव की ओर उड़ गए और गुफा के अंदर गहराई में जाकर ही पैराशूट खोला। यूटा को अब पूरा यकीन हो गया था कि इन अपराधों का तरीका वही था जिसे वह पहले देख चुका था। उसे लगा जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो रही हो। उसने ढेर सारी फाइल्स और रिपोर्ट्स खंगाली और जल्दी से अपने ब्लैक बॉस के पास पहुंचा। उसने कहा कि ये सारे केस आपस में जुड़े हुए हैं। यूटा को शक था कि ये लोग ओजाकी 8 को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओजाकी 8 बेहद खतरनाक एक्सट्रीम चैलेंजेस हैं, जिन्हें नेचर को सम्मान देने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि इन सभी चुनौतियों को पूरा करने पर इंसान का शरीर और मन पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पूरा नहीं कर सका। ऐसा माना जाता था कि खुद ओजाकी की मौत तीसरे ऑर्डियल के दौरान हो गई थी, लेकिन यूटा को लग रहा था कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यूटा को याद आया कि सबसे पहला मामला एक जंगल में आग लगाने का था, जहां अपराधियों ने आग लगाने के बाद कॉन्गो रिवर में कायक से खतरनाक रैपिड्स को पार किया था। यह ओजाकी 8 का पहला ऑर्डियल था, जिसका नाम इमर्जिंग फोर्स था। इसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइविंग की थी। यह दूसरा ऑर्डियल बर्थ ऑफ स्काई कहलाता है। इसके बाद स्वालोज केव में तेज रफ्तार से उतरना तीसरा ऑर्डियल अवेकनिंग ऑफ अर्थ था। इन लोगों ने पहले 3 ऑर्डियल्स पूरे कर लिए थे। अब अगला लक्ष्य चौथा ऑर्डियल लाइफ ऑफ वाटर होना तय था। मीटरोलॉजिकल ब्यूरो के डेटा के अनुसार फ्रांस के वेस्ट कोस्ट पर 10 साल में एक बार आने वाली सुनामी जैसी लहर बनने वाली थी। यूटा को पूरा यकीन था कि ये लोग वहीं जाएंगे और चौथा ऑर्डियल पूरा करेंगे। इसी वजह से उसे फ्रांस भेजा गया। पेरिस के पोर्ट पर यूटा की मुलाकात एजेंट पापिस से हुई, जो एक अनुभवी एजेंट था और उसे सपोर्ट देने वाला था। पापिस उसे स्पीड बोट में बैठाकर उस इलाके की ओर ले गया जहां विशाल लहरें उठने वाली थीं। वहां पहले से ही कई सर्फिंग लवर्स जमा थे। सभी की नजरें समंदर पर टिकी थीं। यूटा ने एक लड़की को देखा जो एक विशाल वेव के अंदर से निकलते हुए सक्सेसफुली बाहर आई। यूटा का मन भी ललचा गया, लेकिन उसने कभी इतनी बड़ी लहरों का सामना नहीं किया था। उसी वक्त कोई और सर्फर उस लहर की तैयारी कर रहा था। यूटा ने नियम तोड़ते हुए उसकी वेव चुरा ली। नियमों के अनुसार यूटा को पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन वह आगे बढ़ गया। दोनों एक ही समय में विशाल वेव के अंदर पहुंच गए। सामने वाला बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन यूटा एक पल पीछे रह गया। लहर ने उसे जोर से समंदर में पटक दिया और वह बेहोश हो गया। जब वह बेहोशी में समुद्र की गहराई में डूब रहा था, तभी किसी ने तैर कर उसे बाहर निकाला। जब यूटा को होश आया तो उसने खुद को एक यॉट पर पाया और जिसने उसे बचाया था वही सर्फर था जिसकी वेव उसने छीनी थी। उस आदमी का नाम बॉड था। अगर वह यूटा को बचाने नहीं आता तो वह ऑर्डियल पूरा कर चुका होता। बॉड काफी फ्रेंडली था, लेकिन उसके कुछ दोस्त यूटा को लेकर काफी चिंता में थे, क्योंकि वह उनके लिए एक अनजान आदमी था। यूटा ने यॉट पर उस लड़की को भी देखा जिसे उसने पहले सर्फ करते हुए देखा था। उसका नाम समसारा था। समसारा ने यूटा को समुद्र में कूदने के लिए आगे बढ़ाया और दोनों समुद्र में एंजॉय करने लगे। अगर आपको ये कहानी
अब तक पसंद आ रही है और आप ऐसे ही मूवीज की डिटेल्ड कहानी आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आगे कहानी और भी गहरी और खतरनाक होने वाली है। अगली सुबह यूटा की आंख खुली तो उसने देखा कि बॉर्ड उसके सामने बैठा हुआ है। बॉर्ड पहले से ही यूटा के बारे में जानता था, वह उसकी रेसिंग स्किल्स और पुराने कारनामों से वाकिफ था। बॉर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि यूटा जैसा इंसान यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन जब उसने यूटा को सर्व करते देखा तो उसे लगा कि यूटा में अब भी नेचर के लिए सम्मान की कमी है। बोर्ड ने उसे सलाह दी कि वह यहाँ से चला जाए, क्योंकि यह जगह ईगो वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो नेचर को समझते हैं। उधर पापिस को लगने लगा कि यूटा को यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ और वह उसे वापस अमेरिका ले जाना चाहता था, लेकिन यूटा हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि बॉर्ड और उसके दोस्त ही वे अपराधी हैं जिन्हें वह ढूंढ रहा है। उसने पापिस से थोड़ा और वक्त मांगा और कहा कि वह सबूत जरूर ढूंढ लेगा। कुछ गुप्त जानकारी के आधार पर यूटा को पेरिस के एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग का पता चला। वहां पहुंचते ही बॉर्ड के दोस्त यूटा को देखकर हैरान और नाराज हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यूटा ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया, लेकिन बॉर्ड ने सबको शांत किया और झूठ बोला कि उसी ने यूटा को यहाँ आने का रास्ता बताया है। बॉर्ड को यूटा के लिए एक अलग ही लगाव महसूस हो रहा था, जैसे वह उसे समझता हो। यूटा ने साफ कहा कि वह उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। बॉर्ड ने उसकी बात सुनकर एक शर्त रखी कि अगर यूटा को टीम ज्वाइन करनी है तो उसे उसके साथ फाइट करनी होगी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और फिर पंचेस की बारिश शुरू हो गई। खून उछल रहा था और हर वार के साथ माहौल और गर्म होता जा रहा था, लेकिन बॉक्सिंग में बॉर्ड ज्यादा ताकतवर निकला और उसने यूटा को जमीन पर गिरा दिया। यूटा हार गया और उसे लगा कि उसने ग्रुप में शामिल होने का मौका भी खो दिया है। वह मायूस होकर बैठ गया, लेकिन तभी बॉर्ड वापस आया और उसे एक और मौका दिया। बोर्ड ने उसे ओजाकी ऑर्डियल लाइफ ऑफ विंड में शामिल होने का न्योता दिया। यूटा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि यह उसके लिए आखिरी मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। बोर्ड अपने ग्रुप को एल्प्स ले गया, जहां ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां थीं। सब लोग अपना सामान उठाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां किसी ने यूटा से कहा कि वह अपने बैग से पत्थर निकाले। यूटा को समझ नहीं आया कि कौन सा पत्थर। असल में सबने उसके बैग में मजाक के तौर पर एक भारी पत्थर डाल दिया था। बोर्ड ने स्टॉप वॉच निकालने को कहा और उस पत्थर को चट्टान से नीचे फेंक दिया। 6 सेकंड बाद पत्थर के टकराने की आवाज आई, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि खाई करीब 180 मीटर गहरी है। शाम होते ही सबने पुराने तरीके से आग जलाकर कैंप फायर बनाया। आग के पास बैठकर बॉर्ड ने यूटा को बताया कि ओजाकी 8 किसी निर्वाण के लिए नहीं है। उसने कहा कि उनका मकसद धरती की खूबसूरती लोगों को दिखाना है, ना कि उससे कुछ छीनना। इस रास्ते पर चलने के लिए इंसान को अपना ईगो छोड़ना पड़ता है और दिल की सुननी पड़ती है। बोर्ड ने कहा कि अगर यूटा भी यही रास्ता चुने तो उसे खुद जवाब मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ तक यूटा और बॉर्ड की टकराव भरी दोस्ती दिलचस्प लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे इनके रिश्ते और भी जटिल होने वाले हैं। यूटा आग को देखते हुए चुपचाप बैठा रहा। उसके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा था। अगली सुबह पहाड़ों में ठंडी हवा चल रही थी। चारों लोग चुपचाप तैयार हो रहे थे। सभी ने विंग सूट पहन ली थी और एक दूसरे की आंखों में झांक कर हालात को समझ रहे थे। ये 5वां ऑर्डियल था लाइफ ऑफ विंड, जिसमें इंसान को हवा के साथ एक होना पड़ता है। इसमें पैराशूट की तरह कोई दूसरी सुरक्षा नहीं होती। अगर इंसान ने हवा की दिशा को नहीं समझा तो सीधा मौत की गहराई में गिरना तय होता है। चारों लोग पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। नीचे गहरी घाटी फैली हुई थी। यूटा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। बोर्ड ने सबको एक इशारे में संकेत दिया और चारों एक साथ चट्टान से कूद पड़े। वे हवा में तैरते हुए घाटी के बीच से गुजरने लगे। विंग सूट फैलते ही शरीर हवा के साथ बहने लगा। यूटा को पहली बार समझ आया कि हवा को कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ बहा जाता है। चारों लोग एक फॉर्मेशन में उड़ रहे थे। नीचे पहाड़ और पेड़ बिजली की रफ्तार से पीछे छूट रहे थे। थोड़ी देर बाद वे पहाड़ी इलाके से बाहर निकले और एक एक करके पैराशूट खोले। सभी लोग सुरक्षित एक हरे मैदान में उतर गए। जमीन पर पहुंचते ही चारों एक दूसरे से गले मिले। यह पल यूटा के लिए बहुत खास था। अब बॉर्ड और उसके दोस्त यूटा को अपना मान चुके थे। बिना रुके उन्होंने छठे ऑर्डियल लाइफ ऑफ आइस की तैयारी शुरू कर दी। बोर्ड उन्हें इटली के एक ऐसे बर्फीले पहाड़ पर ले गया जहां कोई रास्ता नहीं था। उन्हें पहाड़ की चोटी से स्नोबोर्ड करते हुए नीचे उतरना था। जैसे ही सबने नीचे देखा तो सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। यहाँ जरा सी गलती इंसान को टुकड़ों में बदल सकती थी। इस बार सबसे आगे कूदने वाला यूटा था। उसके अंदर फिर से वही पुराना निडर और आजाद इंसान जाग चुका था। बाकी लोग कुछ पल रुके, फिर सिर हिलाकर उसके पीछे कूद पड़े। चारों तेजी से बर्फ और पत्थरों के बीच से गुजरने लगे। रास्ता इतना तंग था कि हल्की सी चूक से वह सीधे पत्थरों से टकरा सकते थे। किस्मत हर बार एक जैसी नहीं रहती। एक मोड़ पर ग्रोमेट का संतुलन बिगड़ गया। वह घबरा गया और बुरी तरह फिसलते हुए गहरी खाई में गिर गया। बाकी 3 किसी तरह नीचे पहुंचे, लेकिन एक साथी गायब था। यूटा का दिल घबरा गया। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वह खुद को दोष देने लगा, क्योंकि रास्ता उसी ने चुना था। यूटा वापस ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बोर्ड ने उसे रोक दिया। बोर्ड ने कहा कि ग्रोमेट ने अपना रास्ता खुद चुना था। ये यूटा की गलती नहीं थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने ग्रोमेट का शरीर ढूंढ लिया। उन्होंने उसके लिए ट्रेडिशनल क्रिमेशन सेरेमनी की। यूटा अंदर से टूट चुका था। वह अकेले बैठकर ड्रिंक करने लगा। समसारा उसके पास आई और चुपचाप उसके साथ बैठ गई। उसने यूटा को अपनी कहानी बताई। समसारा असल में ओजाकी की गोद ली हुई बेटी थी और बोर्ड ओजाकी का शिष्य था। लोगों के बीच फैली कहानी गलत थी। ओजाकी तीसरे ऑर्डियल में नहीं मरा था। उसने अवेकनिंग ऑफ अर्थ पूरा कर लिया था। ओजाकी की मौत अटलांटिक ओशन में एक व्हेलिंग शिप से टकराने के कारण हुई थी। वह जहाज के क्रूर कामों को रोकने की कोशिश कर रहा था। उस हादसे में सिर्फ एक युवा बचा था और वह बोर्ड था। शायद इसी वजह से बोर्ड ओजाकी 8 को पूरा करने के पीछे पागल हो चुका था। वह अपने गुरु के रास्ते को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन यह उसके लिए ऑब्सेशन बन चुका था। दोनों ने अपने दर्द और सच एक दूसरे से बांटे। अगली सुबह बोर्ड यूटा को एक ऐसी माइन पर ले गया जहां पिछले 20 सालों से लगातार खुदाई की जा रही थी। धरती पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी और चारों तरफ बर्बादी फैली हुई थी। ये कोई ऑर्डियल नहीं था। बोर्ड के एक साथी ने सूटकेस खोला जिसमें C4 एक्सप्लोसिव्स भरे हुए थे। यूटा ये देखकर हैरान रह गया। उसे अब समझ आ रहा था कि बोर्ड क्या करने वाला है। बोर्ड का मानना था कि इस माइन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके धरती को उसके हाल पर छोड़ देना ही सही रास्ता है। यूटा ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में डर और गुस्सा दोनों थे। अब सच्चाई उसके सामने थी।
बॉड और उसके दोस्त ही सारे रॉबर्स थे। यूटा के सामने सबसे बड़ा फैसला खड़ा था, उसका फर्ज और उसका दिल आमने सामने थे। ग्रुप दो हिस्सों में बंट गया। बॉड यूटा को लेकर सिक्योरिटी व्हीकल्स का ध्यान भटकाने निकल गया। बाकी दो मोटरसाइकिल लेकर पहाड़ की चोटी की तरफ चले गए ताकि बॉम्ब्स लगा सके। बॉड जीप चला रहा था और बार बार सिक्योरिटी ट्रक्स को टक्कर मार रहा था। एक सिक्योरिटी व्हीकल को उसने सीधा खाई में गिरा दिया। सब कुछ तैयार होते ही बॉड ने रिमोट डेटोनेटर निकाल लिया। यूटा अब और सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी असली पहचान बता दी, लेकिन बॉड ने बिना रुके बटन दबा दिया। पहाड़ की छोटी जोरदार धमाके से फट गई। भारी पत्थर रोल होते हुए नीचे आने लगे। बॉड मोटरसाइकिल पर बैठकर नीचे की ओर भागने लगा। यूटा ने भी दूसरी मोटरसाइकिल ली और उसका पीछा किया। दोनों घने जंगल की ओर भागते हुए गिरते पत्थरों से बचते रहे। भागते भागते बॉड ने यूटा को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। दोनों एक छोटी नदी में जा गिरे। जब बॉड खड़ा हुआ तो यूटा की गन सीधे उसकी तरफ थी। दोनों के बीच तनाव भरा सन्नाटा छा गया। बॉड ने बताया कि ग्रुप को शुरू से पता था कि यूटा पुलिस में है। यूटा ने गुस्से में पूछा कि फिर उन्होंने उसे साथ क्यों रखा। बॉड ने बस इतना कहा कि क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। यूटा को वापस FBI हेडक्वार्टर्स ले जाया गया। बॉस यूटा से बेहद नाराज था क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी थी। उसने ना तो समय पर जानकारी दी और ऊपर से समसारा के साथ रिश्ता भी बना लिया। यूटा को सस्पेंड कर दिया गया। बॉस ने बताया कि बॉड के स्पॉन्सर के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। बॉस को लगा कि अब वे आगे क्राइम्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूटा बॉड को अच्छे से समझ चुका था। उसे पता था कि बॉड किसी भी हाल में ओजाकी ऑर्डियल्स पूरे करेगा। पैसों की कमी उसे और गलत रास्ते पर ले जाएगी। यूटा का अंदाजा सही निकला। सर्वेलेंस कैमरास में शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से भागते हुए मोटरसाइकिल्स पर सवार काले कपड़ों वाले लोग दिखे। यूटा को पता था कि वह बॉड और उसके साथी होंगे। उसने सोचा वे बैंक रॉबरी करने वाले हैं। उस दिन वीकेंड था और पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक बैंक ही खुला था। यूटा को पूरा यकीन हो गया कि बॉड वहीं जाएगा। बॉस ने आखिरकार यूटा को पापिस की गाड़ी में बैठने दिया। पापिस ने उसे गन दी और कहा कि वह उसे अपने सामने मरते नहीं देखना चाहता। उस बूढ़े इंसान की आंखों में अनुभव और चिंता दोनों थे। अगर इस मोड़ पर आपको यूटा का अंदरूनी संघर्ष और बॉड का रास्ता टकराता हुआ महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ रही है। पापिस ने मेन रोड छोड़कर पहाड़ की ओर जाने वाला एक छोटा रास्ता चुना। उसका अनुभव इस टाइम काम आ रहा था। कुछ ही देर में वे बैंक के पास पहुंच गए। वहां पहले से कई पुलिस कार्स मौजूद थीं और बैंक का मेन गेट घिर चुका था। माहौल में डर और अफरा तफरी फैली हुई थी। तभी तीन मास्क लगाए लोग काले कपड़ों में ऑटोमेटिक गन्स लेकर बैंक के अंदर से बाहर निकले। उन्होंने ग्लास डोर तोड़ा और पुलिस के साथ शूट आउट शुरू हो गया। यूटा आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक एक मास्क वाले आदमी ने अपना मास्क उतार दिया। वह रोज था जो बॉड का साथी था। अगले ही पल वह कई गोलियों से छलनी हो गया और वहीं गिर पड़ा। बाकी दो लोगों ने फ्लैश ग्रेनेड फेंकी और मोटरसाइकिल पर भाग निकले। यूटा ने उनमें से एक का पीछा किया। उसे लगा वह बॉड है। उसने गोली चलाई और मोटरसाइकिल का टायर फट गया। लुटेरा बाइक छोड़कर भागा और टूरिस्ट केबल कार पर चढ़ गया। यूटा ने पीछा करते हुए ऊंचाई से छलांग लगाई और केबल कार की छत पर उतर गया। उसने शीशा तोड़ा और अंदर घुस गया। सामने वाला आदमी गन उठाने ही वाला था, इसलिए यूटा ने मजबूरी में गोली चला दी। जब वह पास गया और मास्क हटाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बॉड नहीं बल्कि समसारा थी। यूटा का दिल टूट गया। गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ फूट पड़े। वह केबल कार से बाहर निकला और सामने वाले प्लेटफॉर्म पर बॉड को खड़ा देखा। दोनों की नजरें टकराईं। जो कभी भाई जैसे थे अब दुश्मन बन चुके थे। यूटा गुस्से में उसकी तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन तेज रफ्तार से आती ट्रेन ने रास्ता रोक दिया। जब ट्रेन निकल गई तो बॉड गायब था। बॉड बिना कोई निशान छोड़े फिर से हवा में खो गया। यूटा ने एक मैप निकाला। उसने सारे ऑर्डियल्स की जगहों को मार्क करना शुरू किया। वह बोर्ड पर लगातार लिखता रहा और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। पहले 6 ऑर्डियल्स नीचे की ओर थे। 7वां ऑर्डियल एंजल फॉल में ग्रेविटी को चुनौती देने वाला होना चाहिए था। यह ऑर्डियल बिना किसी रस्सी या सुरक्षा के रॉक क्लाइंबिंग करना था। यूटा को पूरा यकीन था कि बॉड एंजल फॉल्स जाएगा। यह जगह बॉड की बर्थ प्लेस थी वेनेजुएला में, लेकिन वेनेजुएला अमेरिका के कानून के दायरे में नहीं आता था। पापिस ने अपने पुराने संपर्कों से यूएनई की मदद ली। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। बॉड और उसका आखिरी साथी ग्रोमेट वाटरफॉल के नीचे खड़े थे। सीधी खड़ी चट्टान डराने वाली थी। ग्रोमेट घबरा रहा था, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बॉड उस चट्टान को देखकर खुश था। उसके लिए यह खूबसूरती थी। ग्रोमेट ने चढ़ने से मना कर दिया। बॉड ने कुछ नहीं कहा। उसने जैकेट उतारी और अकेले चढ़ना शुरू कर दिया। उसी टाइम यूटा वहां पहुंच गया और यूटा से भागने के लिए ग्रोमेट को भी चढ़ना पड़ा। यूटा ने भी गहरी सांस ली और चढ़ाई शुरू कर दी। तीनों बिना किसी सेफ्टी के ऊपर चढ़ रहे थे। लगभग सीधी दीवार पर सिर्फ उंगलियों और पैरों के लिए छोटे छेद थे। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। कभी कभी उन्हें पूरी ताकत से छलांग लगानी पड़ती थी। ग्रोमेट ने भी छलांग लगाई, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। वह एक हाथ से लटका रह गया। उसने बार बार पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वे लगभग चोटी पर पहुंच चुके थे। यूटा ने देखा कि ग्रोमेट नीचे गिर गया। बॉड ने एक बार यूटा की ओर देखा और फिर ऊपर चढ़ता रहा। जब यूटा ऊपर पहुंचा तो वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने बॉड को खाई के किनारे खड़ा देखा। 7वां ऑर्डियल मास्टर ऑफ 6 लाइव्स पूरा हो चुका था। बॉड और यूटा दोनों ने मौत को हराया था, लेकिन यूटा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने बॉड से कहा कि अब खेल खत्म हो चुका है और उसे कानून के हवाले होना पड़ेगा। बॉड ने शांत आवाज में कहा कि अभी नहीं। उसने कहा कि 8वां ऑर्डियल अभी बाकी है, एक्ट ऑफ अल्टीमेट ट्रस्ट। बॉड ने कहा कि जब तक यह पूरा नहीं होता तब तक ओजाकी 8 अधूरे रहेंगे। इतना कहकर बॉड ने बिना पीछे देखे खुद को सीधा वाटरफॉल की ओर गिरा दिया। यूटा एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने भी बिना सोचे छलांग लगा दी। तेज पानी की धार में गिरते ही यूटा बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन किस्मत से वह जिंदा बच गया। वह पानी की सतह पर आया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन बॉड कहीं नजर नहीं आया। पापिस ने कहा कि शायद बॉड का शरीर नदी में बह गया होगा, लेकिन यूटा के दिल को यकीन नहीं हुआ। उसे पता था बॉड अभी जिंदा है। 17 महीने बाद पैसिफिक ओशन में एक बार फिर इतिहास की सबसे बड़ी लहरें उठने लगी। अब यूटा एक अनुभवी FBI एजेंट बन चुका था। उसे हेलीकॉप्टर से उस उफनते समंदर की ओर भेजा गया। यूटा एक छोटी नाव पर उतरा। नाव चला रहा इंसान कोई और नहीं बल्कि बॉड था। उस आखिरी छलांग के बाद बॉड सच में नहीं मरा था। यूटा ने समझ लिया कि बॉड यहाँ क्यों आया है। पिछली बार लाइफ ऑफ वाटर ऑर्डियल अधूरा रह गया था क्योंकि बॉड
ने यूटा को बचाया था। ये बॉर्ड का आखिरी ऑर्डियल था। अगर वह इसे पूरा कर लेता तो ओजाकी 8 पूरी तरह कंप्लीट हो जाते। लेकिन इस बार की लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। इसमें जाने का मतलब था वापस न लौटना। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ समझ और सम्मान था। यूटा ने बॉर्ड को गिरफ्तार करने का विचार छोड़ दिया। उसने हेलीकॉप्टर की ओर लौटने का फैसला किया। उसने बॉर्ड को उसका रास्ता चुनने दिया। बॉर्ड ने नाव का रडर लॉक कर दिया और पूरी ताकत से विशाल लहर की ओर बढ़ा। समंदर की एक बड़ी लहर के साथ बॉर्ड लहर में समा गया। उसका शरीर किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन ओजाकी 8 की कहानी अमर हो गई। बॉर्ड की जिंदगी शायद वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसकी सोच और उसका रास्ता हर उस इंसान के दिल में जिंदा रहा जो धरती से प्यार करता है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ओजाकी 8 एक कहानी नहीं बल्कि एक भावना बन गई। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या महसूस कराया, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।